हेलो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने न्यूक्लियाई के 4 लेक्चर देखे। ये चारों लेक्चर को पहले अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से पढ़ें और समझें। आगे अभी हम लोग इसमें रेडियो एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? तो रेडियो एक्टिविटी की बात हम करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा फेनोमिना है जिसमें अल्फा, बीटा और गामा का इमिशन होता है। अगर कभी अल्फा, बीटा और गामा इमिट करते हैं तो इनकी इमिशन फेनोमिना को ही हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और वो एलिमेंट जो इस तरह का इमिशन करता है दैट इज नोन एज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अब इसकी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, इस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस emission of alpha particle or beta particle and gamma electromagnetic waves or radiation is known as radioactivity. And the element which emits alpha, beta and gamma is known as radioactive elements. इसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। एक बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, वो प्रोसेस जिसमें कि अल्फा, बीटा और गामा का इमिशन होता है, अल्फा, बीटा, गामा निकलते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं और उस एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा एक चीज और, यहाँ पे हमने जो लिखा है उस लाइन को भी समझना जरूरी है। यहाँ लिखा है अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, इसको समझिए। यहाँ हमने ये लिखा है कि इसमें एक मीनिंग है कि या तो अल्फा या तो बीटा, कोई भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस में अल्फा बीटा साथ में नहीं निकल सकता। ये बात ध्यान देने की जरूरत है। या तो अल्फा निकल सकता है या तो बीटा निकल सकता है। अगर एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस कर रहे हैं और उस प्रोसेस में अल्फा निकल रहा है तो उस समय उसी प्रोसेस में बीटा नहीं निकलेगा, और जब बीटा निकला है तो उस प्रोसेस में अल्फा नहीं निकलेगा। अल्फा और बीटा जब भी निकलेंगे तो अकेले निकलेंगे। इसको आगे हम लोग लॉज में भी पढ़ेंगे। उसके बाद गामा के साथ हमने एंड लिखा है। क्या इसका मतलब? ये अल्फा के साथ भी आ सकता है, बीटा के साथ भी आ सकता है और अकेले भी आ सकता है, जैसा कि आगे हम लोग इसको लॉज में पढ़ेंगे। ये चीज को, बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज देखिए आप, ये आपको मालूम क्या चला कि इस प्रोसेस को जब अल्फा, बीटा और गामा अगर रेडिएट करते, इमिट करते हैं, उस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अभी रेडियो एक्टिविटी की सबसे पहले खोज किसने की? तो वो साइंटिस्ट थे हेनरी बैक्वेरेल। ध्यान देंगे, the radioactivity was discovered by Henry Becquerel in 1896। 1896 में हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी किया।
इस डिस्कवरी में उन्होंने किया क्या, ध्यान देंगे आप। इस डिस्कवरी में उन्होंने यूरेनियम सैंपल लिया। ये यूरेनियम का सैंपल है, और इस यूरेनियम सैंपल को एक ब्लैक पेपर में रैप करके रख दिया। अगर आप इसको ब्लैक पेपर में, उन्होंने क्या किया कि ब्लैक पेपर में रैप करके रख दिया, उसके सामने एक सिल्वर का फॉयल, इन्होंने यूज किया, और सिल्वर फॉयल इन्होंने यूज किया। इसके बाद उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया। अब जैसे यूरेनियम सैंपल को जब उन्होंने ब्लैक पेपर में बांध के रखा और सामने सिल्वर फॉयल रखा, उसके बाद जो है फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया, तो उन्होंने देखा क्या कि फोटोग्राफिक प्लेट जो है जैसे कि अफेक्ट हो रहा है। बात समझिए जो हम बता रहे हैं। जैसे हुआ क्या, उन्होंने ये देखा कि ये फोटोग्राफिक प्लेट यहां पर स्पॉट आ गए। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पॉट आ गए, तो इसका मतलब, इस पर स्पॉट आने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आया है। तो जब ये कुछ ना कुछ जो आया है वो कहां से आया है, बात समझिए थोड़ा ध्यान से। तो इसका मतलब है कि जब ये ब्लैक पेपर से इन्होंने इसको रैप कर दिया, बांध दिया, इसमें सैंपल में रखा है, और उसके सामने ये सिल्वर फॉयल भी रखा है, और ये फोटोग्राफिक प्लेट है, और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने डार्क एरियाज में किया। तो यहाँ पे जब ये डार्क एरियाज में अगर वो करते हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ और तो कहीं से आने वाला है नहीं। तो उन्होंने किया क्या, इस एक्सपेरिमेंट को डार्क एरियाज में किया। पहले एक अंधेरा क्षेत्र, रीजन फॉर्म किया, और उसमें एक पॉइंट पर उन्होंने यूरेनियम सैंपल रखा, और यूरेनियम सैंपल को भी एक ब्लैक पेपर में रैप करके रख दिया। उसके सामने उन्होंने सिल्वर फॉयल रखा, उसके सामने यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट रखा। लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने जाते हैं, तो उनको दिखाई देता है कि फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पॉट आ जाता है। तो जब वो फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पॉट आ जाता है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे स्पॉट आने का मतलब कि कहीं ना कहीं से कोई रेज या रेडिएशन आ रहा है। तो अब वो रेडिएशन क्रिएट करने वाला आखिर है कौन, तो वो रेडिएशन प्रोवाइड करने वाला ये ही सैंपल है। तो यहां से जो रेडिएशन निकला, तो ये रेडिएशन उस समय इसको उन्होंने बैक्वेरल रेडिएशन कहा। बाद में उन्होंने इसको अल्फा रेज, रेडियो एक्टिव रेज के नाम से उन्होंने डिफाइन किया, लेकिन शुरुआत में इन्होंने इस रेडिएशन को बैक्वेरल रेडिएशन कहा। और आप ये सोचिए थोड़ा ध्यान से कि ये देखिए, इसके बारे में अब आप सोचिए, तो यहां पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी मालूम चलते हैं। क्या प्रॉपर्टीज मालूम चलते हैं कि ये जो रेज निकला है, इसका पेनिट्रेटिंग पावर अच्छा है, इट हैज पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, हाई पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, तभी तो ये सिल्वर के फॉयल को पार कर गया। तो यहां पे आपको ये पता चला कि इट हैज हाई पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, इसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट बहुत अच्छा है। अब ये फोटोग्राफिक प्लेट, यहां से ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट किया, तो इट कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। एक प्रॉपर्टीज और भी मालूम चला। तो आप इस चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी इमिशन है,
अल्फा बीटा और गामा का है। तो अगर अल्फा बीटा और गामा इमिट करते हैं तो वहां पे उस फेनोमेना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जो एलिमेंट ऐसा वर्क करता है, अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन करता है, दैट एलिमेंट इज नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब ये इसके डिस्कवरी सबसे पहले हेनरी बैक्वेल ने किया था 1896 में, जो आपको मालूम चला। इसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था, ये एक यूरेनियम सैंपल को ब्लैक पेपर में रखा था और रखने के बाद यहां से सामने, इसके सामने सिल्वर फॉयल रखा, उसके सामने फोटोग्राफिक प्लेट रखा। लेकिन ये जो है फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ स्पॉट आ जाते हैं, तो स्पॉट आने का मतलब कोई ना कोई रेडिएशन आया है, और वो रेडिएशन जनरेट करने का काम यहाँ पे दूसरा नहीं, कौन किया है, यूरेनियम किया है। तो वो रेडिएशन का मतलब है कि यूरेनियम कैन जनरेट ए रेडिएशन। अब उस समय उस रेडिएशन का नाम नहीं दिया गया था, केवल उन्होंने बैक्वेरल रेडिएशन का नाम उन्होंने दिया। बाद में इसके नाम को चेंज करके, डिस्कवरी करके अल्फा बीटा और गामा के कंडीशन में बाद में उन्होंने डिसाइड किया, और किस रे को अल्फा कहेंगे, किसको बीटा और किसको गामा, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अल्फा जबकि पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, बीटा भी पार्टिकल, और गामा जो है वेव और रेडिएशन के नाम से जाना जाएगा। गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब ये जो देखिए, इसके बाद ये देखिए, इसका मतलब ये आपको यहाँ दिखाई देता है कि ये रेडिएशन जो यहाँ निकला है, अब ये रेडिएशन जो ये ब्लैक पेपर को यहाँ पार कर गया, इसके बाद ये सिल्वर को भी पार कर गया, इसका मतलब इसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब इसके बाद ये यहाँ पे मान चला कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है। तो अब ये जो जाने, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट्स को अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला चीज हमने ये कहा, इसके प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है कि जान लीजिए कि अभी तक हम लोग लगभग 1000 न्यूक्लियाई के बारे में जानते हैं, 1000 न्यूक्लियाई के बारे में जानते हैं, या उससे ज्यादा अभी तक डिस्कस हो चुके हैं, उससे ज्यादा अभी तक मिल चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें, मोर देन 1000 न्यूक्लियाई are known, out of which 270 nuclei are stable and rest are unstable nuclei। जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे आप। हमने ये कहा कि 1000 से ज्यादा, किसी बुक में 1100, किसी में 1200-1400 ऐसे भी दिया रहता है। तो ये जो है 1000 से ज्यादा न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि कहिए अरे सर एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट न्यूक्लियाई में अंतर है। अरे भाई ये इसमें न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, एलिमेंट ए की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें आप, तो हाइड्रोजन में 1H1, 1H2, 1H3, एक हाइड्रोजन के 3 न्यूक्लियाई बन गए। तो उसी तरह से आइसोटॉप्स मिला के टोटल हम लोग 1000 से ज्यादा न्यूक्लियाई को जानते हैं। उस 1000 से ज्यादा जो न्यूक्लियाई आप जानते हैं, उसमें केवल 270 न्यूक्लियाई ही स्टेबल है। स्टेबल है मतलब ये अस्थाई है। ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे कि रेडियो एक्टिव कौन करता है, कैसे कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव बन सकता है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो 1000 न्यूक्लियाई जो है वो जानते हैं, 1000 से ज्यादा न्यूक्लियाई के बारे में जानते हैं, जिसमें कि 270 स्टेबल है। ये स्टेबल जो है ना, ये रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं। उसके बाद ये 270 के बाद अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो जितने बचते हैं वो सब के सब अनस्टेबल है। और जो अनस्टेबल होता है वो क्या चाहता है, जो अनस्टेबल है वो चाहेगा कि हम स्टेबल हो जाए, और जो अनस्टेबल है वो क्या चाहेगा कि स्टेबल हो जाए। तो वो कैसे स्टेबल होगा, तो वो यही अल्फा बीटा और गामा को इमिट करके स्टेबल होगा। ध्यान दीजिएगा,
unstable nuclei attains a stability by emitting alpha और बीटा एंड गामा रेडिएशन। यही जो अनस्टेबल 270 के बाद, किसी बुक में 280 भी लिखा रहता है कि ये 270 के बाद होता क्या है कि ये 270 के बाद जितने भी न्यूक्लियाई बचे वो सब अनस्टेबल हैं, और वही अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई है वो स्टेबल होने के लिए, जो अनस्टेबल है वो स्टेबल बनने के लिए क्या करते हैं, अल्फा बीटा और गामा का इमिशन करते हैं, और इमिशन करने के बाद वो स्टेबल की ओर जाते हैं, स्टेबिलिटी की ओर जाते हैं। तो इसी फेनोमिना को हम रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। एंड यहां से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एंड दिस फेनोमिना ऑफ emission is known as radio एक्टिविटी। ये आपका पहला पॉइंट है। स्टेबल होना ही, अनस्टेबल एलिमेंट न्यूक्लियाई अगर स्टेबल होने जा रहा है, स्टेबिलिटी को रीच कर रहा है, तो उस और ये अल्फा बीटा गामा का इमिशन के बाद, तो उसी को हम रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट्स पार्टिसिपेट्स, इसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट लेता है। न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट पार्टिसिपेट्स, देयरफॉर इट इज नोन एज ए न्यूक्लियर फेनोमिना। इस फेनोमिना को हम न्यूक्लियर फेनोमिना कहते हैं। अब देखिए, पहले जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था वो केमिकल रिएक्शन था, लेकिन यहां पे आप न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन भी कह सकते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्शन। तीसरा पॉइंट, जो अल्फा बीटा और गामा का इमिशन होता है, वो अल्फा बीटा, कितना अल्फा निकला, कितना बीटा निकला, कितना गामा निकला, उसका जो इमिशन होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। मान लिया जाए कि जितने अल्फा निकले, हम कहेंगे बाबू थोड़ा सा अल्फा और बढ़ा दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका अल्फा बढ़ जाएगा। तो ये जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस है, ये टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और भी फिजिकल कोई प्रॉपर्टीज है उस पे डिपेंड नहीं करता है। इमिशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा ये टेम्परेचर पे और फिजिकल फिनोमिना प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये केवल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। ज्यादा अल्फा चाहिए, ज्यादा एलिमेंट लाके रखिए रेडियो एक्टिव, यूरेनियम ज्यादा रखिए, ज्यादा अल्फा मिलेगा। ऐसा नहीं कि यूरेनियम को आप गर्म करने लगे अल्फा बढ़ जाएगा, नहीं। प्रेशर चेंज किया अल्फा चेंज हो जाएगा, नहीं। ये केवल नंबर पे डिपेंड करेगा, जिसको हम लोग आगे लॉज में भी पढ़ेंगे, ध्यान में रखिएगा। तीसरा पॉइंट, द रेट ऑफ emission of alpha, beta and gamma depends only on the number of
radioactive elements taken in the sample, it does not depends upon the temperature, pressure and other such physical properties. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा ध्यान से एक बार फिर से सुन लेंगे जो अभी बताया हम। रेडियो एक्टिविटी क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी जो है ये अल्फा बीटा और गामा का स्पॉन्टेनियस इमिशन है, और जो ये काम करते हैं एलिमेंट उसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद ये भी बताया कि अल्फा बीटा कभी साथ में नहीं निकल सकते हैं। ये भी इसके बाद आपको हमने बताया कि इसका डिस्कवरी जो है हेनरी ने किया 1896 में। कैसे किया वो एक्सपेरिमेंट बताया। यूरेनियम को ब्लैक पेपर में रखा, सामने सिल्वर फॉयल रखा, उसके सामने फोटोग्राफिक प्लेट लगा, देखा कि उन्होंने कि फोटोग्राफिक प्लेट इफेक्ट हो गया तो कोई रेडिएशन जरूर आया होगा, और इस रेडिएशन का उस समय नाम नहीं दिया गया था, अल्फा बीटा और गामा करके ऐसा कुछ नाम नहीं दिया गया था, इसलिए उस रेडिएशन का उस समय नाम बैक्वेरियल रेडिएशन पड़ा। उसके बाद आपने ये देखा कि ब्लैक पेपर को भी पार कर गया और सिल्वर फॉयल को भी पार कर गया, इसका मतलब है कि इसका पेनिट्रेटिंग पावर हाई है। आपने ये देखा कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इट कैन अफेक्ट्स द फोटोग्राफिक प्लेट। उसके बाद आपने ये देखा कि 1000 से अधिक न्यूक्लियाई को हम जानते हैं, उसमें से 270 के लगभग स्टेबल है, बाकी सब अनस्टेबल है। तो जो अनस्टेबल है वो स्टेबिलिटी पाना चाहता है। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी बॉडी अनस्टेबल है तो वो चाहता है कि स्टेबल हो। तो अनस्टेबल कैसे स्टेबल होंगे? तो वो अल्फा बीटा गामा का इमिशन करके स्टेबल होना चाहिए, और जब वो इसी प्रोसेस से अगर वो स्टेबल हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, और उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। उसके बाद आपने ये पॉइंट पढ़ा कि इसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियर रिएक्शन है या न्यूक्लियर फेनोमेना है। उसके बाद आपने ये पढ़ा तीसरा पॉइंट में कि अल्फा बीटा जो है और गामा का जो इमिशन होता है ये नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट पे डिपेंड करता है, उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर, प्रेशर और फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करता है। और अब हम लोग ग्राफ के बारे में, इसके लिए स्टेबिलिटी का ग्राफ हम लोग देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग अच्छी तरह से। अभी हम लोग ग्राफ के माध्यम से ये पढ़ने जा रहे हैं क्यों कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया गया जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर पर बेस्ड है। न्यूट्रॉन का नंबर हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके 140 तक ग्राफ पे दिखाया है, और इधर प्रोटॉन का नंबर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे दिखाया है। अब एक चीज हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो प्रोटॉन का नंबर है मतलब ये एटॉमिक नंबर है। तो सबसे पहला चीज हम ये बताएं कि इस ग्राफ में अभी हम लोग ये जानने जा रहे हैं कि ये क्यों कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं और कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी जनरेट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमने ये कहा कि इसके लिए आपको सबसे पहले ये ग्राफ बनाया गया, और ग्राफ को एक्सपेरिमेंटल बेस्ड करके देखा गया, और उसके बाद ये डिस्कशन करके आपके सामने ये कंप्लीट ग्राफ रखा गया है कि कहां कौन सा एलिमेंट स्टेबल है और कौन रेडियोएक्टिविटी शो करेगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है? एटम हैविंग जेड
जेड मतलब एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 20, वो एटम जिसमें प्रोटॉन के नंबर 20 से कम हो, एटॉमिक नंबर जिसका 20 से कम हो, इज स्टेबल। ये स्टेबल है। ये जब स्टेबल है तो ये स्टेबल आपको बता दें कि स्टेबल रेडियोएक्टिविटी जनरेट नहीं करते। जो अनस्टेबल है वही रेडियोएक्टिव प्रोसेस में जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब सबसे पहला चीज ये आपको ये मालूम चला। इसके बाद स्टेबल है बिकॉज इन इट न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब n is nearly equal to number of proton z, and neutron by proton ratio is also equal to 1। इसमें देखिए ध्यान से। अब आप सोच सकते हैं, इसके एग्जाम्पल सोच लिया, जैसे 1:2, इसका प्रोटॉन कितना है 1 और न्यूट्रॉन कितना है, दो में से एक घटा 1, 1/1। जैसे ऑक्सीजन देखिए आप 816, ये 20 से कम वाला बता रहे हैं, तो इसका प्रोटॉन कितना 8 और न्यूट्रॉन 16 में से आ गया 8। तो न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो आपको क्या मिला, लगभग 1 या 1 से अधिक, 1 के बराबर। सॉरी, सोडियम की बात करें, ये 11 23, इसमें प्रोटॉन कितना है 11 और न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन 23 में से 11 घटा 12। तो इसका रेशियो आप निकाले तो 8/8 मिला, इसका रेशियो आप न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन निकाले तो 12/11 मिला, ये भी लगभग एक ही है। अगर आप कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम है 20 और 40, न्यूट्रॉन इसका कितना है, उसमें से आप 40 में से 20 घटा दें 20, आप प्रोटॉन कितना दिखाई दिया 20, इसका भी रेशियो आपको क्या दिखाई दिया 20/20 = 1। तो ये सब जो एलिमेंट आपको पता चल रहे हैं कि ये सारे के सारे एलिमेंट, इनके न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो जो है वो लगभग बराबर है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है लगभग क्या है, बराबर है, और ये स्टेबल है। तो इसका मतलब है कि इसके 20 तक आपको पता चला कि 8 में 8, 20 में 20, जिसका 20 मतलब जिसका 20 एटॉमिक नंबर है, 20 न्यूट्रॉन है, उसका 20 न्यूट्रॉन है, उसका 20 प्रोटॉन भी है। मतलब ये देखिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर हम बात करें 10 का और 20 का मिला देते हैं, तो ये आपको पता चलता है। ये ग्राफ अगर ये हम एक ग्राफ बना रहे हैं जो इक्वल नंबर का ग्राफ है, मतलब इसमें आपको पता चला कि 30 पे 30 आएगा, 40 पे 40 आएगा, 50 पे 50 आएगा, 60 पे 60 आएगा, 70। लेकिन इसके बाद आपको मालूम है कि जैसे ही आप 20 से ऊपर जाते हैं वहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होते। ये जो ग्राफ हुआ वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर का ग्राफ, ये जो ग्राफ हुआ वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर का ग्राफ है। अब ये सुनिए, तो आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, लेकिन जैसे ही आप इससे ऊपर जाते हो 20 से ऊपर, ध्यान दीजिएगा जो बोल रहे हैं हम, जैसे ही आप 20 से ऊपर जाते हैं वैसे ही यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं रहता है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ आपको 20 से ऊपर नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, तो हमने ये कहा कि 20 तक तो आपको ये मिला ग्राफ, 20 से ऊपर वो नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आपको क्या मालूम चलता है, दूसरा पॉइंट देखिएगा अच्छी तरह से ध्यान से। एटम having atomic number greater than 20,
वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर 20 से क्या है, बड़ा है। जब 20 से बड़ा है तो इसका जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये फॉर स्टेबिलिटी के लिए ध्यान रखिए आप, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो है वो 1 से लेके 1.6 तक जाएगा। अभी हम स्टेबिलिटी का ग्राफ बता रहे हैं जो रेडियो एक्टिव शो नहीं करेंगे। तो वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा हो उसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से लेके, इस लाइन पर आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 मिलेगा। तो ये कह रहा है क्या कि अगर आप 20 से जाते हैं तो ज्यादा ऊपर जाते हैं तो स्टेबिलिटी के लिए अब 1 जो है 1.6 तक जाएगा। तो ये ग्राफ होगा इसका, अभी पर ये स्टेबिलिटी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये रेगुलर फिगर नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये स्ट्रेट नहीं होगा, ये बढ़ घटेगा। ऐसा बना लेते हैं। ये जो लाइन आपने देखा इसको हम वैली ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं। अब इसको आप समझे बात को ध्यान से। इस लाइन पर जो एलिमेंट है वो सब के सब स्टेबल है। ये जो यहां से ये लाइन पर स्टेबिलिटी लाइन है और इसके ऊपर जो है ये लाइन पर स्टेबिलिटी लाइन है। लेकिन इसके ऊपर नीचे जो एलिमेंट है ये सारे जो एलिमेंट है वो अनस्टेबल है। यही एलिमेंट, ये एलिमेंट जो है अनस्टेबल है। ये रेडियो, मेरी बात समझे थोड़ा ध्यान से। हमने ये क्या कहा, हमने ये कहा कि वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर 20 से कम है, 20 से कम है, वो स्टेबल कब है, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 हो। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो यहाँ पे 1 होगा, जितने न्यूट्रॉन उतने प्रोटॉन, जितने न्यूट्रॉन उतने 20 तक में है। लेकिन 20 से ऊपर के लिए ये रेशियो जो है 1.6 तक जाता है। तो ये रेशियो जो जाता है वो 1.6 तक जाता है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये ग्राफ में। एक 20 से ऊपर के लिए ग्राफ ऊपर चलेगा। इस लाइन पे ये ग्राफ नहीं रहा, क्यों? क्योंकि 20 से ऊपर के लिए ये बता क्या रहा है कि स्टेबिलिटी के लिए आप 1 नहीं 1.6 तक जा रहे हैं। 1 से आप 1.6 तक जा रहे हैं, मतलब आप इसको बराबर भी रख सकते हैं। लेकिन ये 1.6 तक, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, लेकिन अब आप इससे बढ़ के कहाँ जा रहे हैं, 1.6 तक जा रहे हैं। तो अब ये 1.6 तक जब आप जा रहे हैं तो ये आपका वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी 1.6 तक जाता है। अब एक चीज और समझे आप, तो ढंग से बातों को समझिए। जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लें आप। सबसे पहले आप जानते हैं कि आयरन पिछले ग्राफ से कि Fe जो है स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल Fe है। और इस Fe के लिए आपको मालूम है कि इसका 26 और 56 होता है। तो 26 और 56 में आप देखिए कि इसकी बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन का नंबर जो है वो 26 है। और न्यूट्रॉन अगर आप घटाते हैं तो 56 में से 26 घटा दें आप तो ये 20। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर आप ये देखिए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो आता है, सॉरी 30 आएगा। तो हमने ये कहा कि जो आपने ये देखा जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशियो आता है n/p 30/26, ये सबसे स्टेबल आपको मालूम है कि पीछे आपने पढ़ा भी था कि इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 से बड़ा आएगा, इस कंडीशन पे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा होता है वो स्टेबिलिटी के लिए अगर हम बात करें तो उसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.6 तक जाता है, जो 20 से बड़ा होगा। 20 तक तो 1 आपको बताया गया। अब इसके बाद देखिए, अब यहां हम लोग आते हैं कि अब इसके ऊपर वाला एलिमेंट, ये जो लाइन है वो स्टेबिलिटी लाइन है। इसके ऊपर वाला एलिमेंट अनस्टेबल है और इसके नीचे वाला एलिमेंट भी अनस्टेबल है। अब इसमें आप देखिए, इसमें क्या है, ये जो है ये स्टेबिलिटी लाइन है, चाहे जो भी हो,
इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन का वैल्यू जो भी हो, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल जो है, इसमें न्यूट्रॉन के नंबर इससे ज्यादा है जो यहां पर होने चाहिए। इसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर यहां स्टेबल के लिए होना चाहिए, ये जो ऊपर चला गया तो कह रहा है क्या कि इसमें जो यहां होना चाहिए न्यूट्रॉन, उससे यहां न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो अब इसको स्टेबल होने के लिए अपने न्यूट्रॉन के नंबर को कम करना, न्यूट्रॉन घटाना, न्यूट्रॉन को डिक्रीज करना, और न्यूट्रॉन को डिक्रीज करना होगा फॉर स्टेबिलिटी बात कर रहे हैं इनके लिए। न्यूट्रॉन को कम करना होगा, तो न्यूट्रॉन कम करेंगे तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो भी क्या होगा, कम होगा। ध्यान से सुनेंगे आप। तो अब इस चीज में, लेकिन अब यहां पे बात करते हैं इसके लिए यहां पे जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का वैल्यू होना चाहिए उससे यहां का प्रोटॉन ज्यादा है, उससे यहां का प्रोटॉन ज्यादा है। इस साइड जो है वो प्रोटॉन ज्यादा है। तो अब ये क्या करना होगा कि प्रोटॉन ज्यादा है और न्यूट्रॉन कम है, तो इसमें आपको इसके लिए ये क्या करेगा भाई, तो ये जो है प्रोटॉन को कम करेगा, प्रोटॉन को कम करेगा। तो प्रोटॉन, अगर ये प्रोटॉन को यहां पे प्रोटॉन क्या करेगा, यहां पे जो है ये प्रोटॉन ज्यादा है, इससे इसमें क्या है, इसमें कौन ज्यादा था, इससे न्यूट्रॉन ज्यादा है, और इससे आप इधर आते हैं तो इससे प्रोटॉन ज्यादा हो गया। तो ये क्या करेगा कि ये प्रोटॉन को जो है ये प्रोटॉन लॉस करेगा। यहां पर जो इफेक्ट होगा प्रोटॉन का, ये लॉसिंग इफेक्ट होगा। तो ये जो है इसमें प्रोटॉन का मतलब प्रोटॉन इमिट करेगा। प्रोटॉन इमिट करने का मतलब है कि ये पॉजिटिव लॉस करेगा, मतलब ये अल्फा, यहां के जो एलिमेंट है इसके नीचे के जो एलिमेंट है वो अल्फा इमिट करेंगे, अल्फा इमिट करेंगे, और यहां के जो एलिमेंट है वो जो है वो अल्फा इमिट करते हैं, और ये जो है बीटा माइनस इमिट करता है, बीटा माइनस जिसको इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। बात को अच्छी तरह से ध्यान देंगे आप। जैसे हमने ये कहा कि इसमें यहां न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को घटाना है और इसमें न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को क्या करना है, बढ़ाना है। अगर आप प्रोटॉन को बाहर निकाल देंगे आप तो ये तो बढ़ जाएगा। अगर प्रोटॉन कम कर देते हैं, मतलब प्रोटॉन माने अल्फा, अगर प्लस अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस से अगर आप पॉजिटिव को बाहर निकाल देते हैं, प्रोटॉन कम करते हैं, पॉजिटिव कम करने का मतलब प्रोटॉन कम करना, अगर ये अल्फा निकलता है तो प्लस कम होगा, और प्लस कम होगा तो आपका ये न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो बढ़ जाएगा। और जैसे ही ये बढ़ के यहां पे, ऐसा नहीं, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक ही अल्फा निकलने से जरूरी नहीं कि वो यहां पे आए। एक पे मान लिए कि यहां से यहां पहुंचा, अगले में यहां आया, यहां आया, तो ये रेडिएशन ये जब ये यहां पर पहुंच जाता है तो स्टेबल हो जाता है। तो बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो इसके लिए ये क्या करेगा, ये जो एलिमेंट है ये अल्फा रेडिएट करेगा। अल्फा रेडिएट करने के लिए अल्फा जब इमिट करेगा तो अल्फा इमिशन से ये स्टेबिलिटी को रीच करेगा, और ये एलिमेंट जो है बीटा इमिट करता है, जो इस स्टेबिलिटी लाइन के ऊपर है ये बीटा इमिट करेगा, और जो इस स्टेबिलिटी लाइन के नीचे है वो अल्फा इमिट करेगा। ये ग्राफ का मतलब है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तीसरा पॉइंट इसमें क्या पता चलता है कि लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई is 83 is Z equal to 83। जो तीसरा स्टेबल अंतिम स्टेबल न्यूक्लियाई है वो 83 वाला है। ये 83। इसके बाद ऑल न्यूक्लियाइज आर अनस्टेबल। इसके बाद सारे न्यूक्लियाई जो हैं अनस्टेबल है, जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो सब के सब अनस्टेबल है। लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई कौन है, 83, ये जो वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी पे है। तो हमने इसमें क्या कहा, सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान से सुनेंगे कि आपको ये सबसे पहला पॉइंट क्या मालूम है कि 20 तक
के जो भी एलिमेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं उसके न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो का लगभग वैल्यू 1 होगा, वो स्टेबल होंगे, जो आपको ये ग्राफ यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जो है ये वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी की बात अगर आप करते हैं, ये एरो ऊपर की है ना, तो वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलिटी का ग्राफ इसमें जो 20 से ऊपर के लिए कहता है कि 20 से ऊपर के लिए तो ये 1 से बढ़ के 1.6 तक जाता है, 1.6 तक जाता है। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ दिया आयरन 26 इसका एटॉमिक नंबर है, 56 में से 26 घटाए तो 30 आएगा। तो आप ये न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन निकालें तो आपको पता चला कि इसका स्टेबिलिटी के लिए 1 से बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो इसका ग्राफ जो है ये लाइन पे ये लाइन पर अब ये ग्राफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी में मालूम चलता है कि आप जैसे ही आप इससे ऊपर जाते हैं तो न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ने लगता है, तो इसके चलते इसका ग्राफ बढ़ा। लेकिन उसके ग्राफ बढ़ने के बाद जो इस पर जो एलिमेंट इस लाइन पर लाई करते हैं वो स्टेबल है, वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं होंगे, वो अल्फा बीटा का इमिशन नहीं करेंगे। लेकिन जो इसके ऊपर के न्यूक्लियाई होंगे, जो इसके नीचे के न्यूक्लियाई होंगे, वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होंगे। और जो ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट होंगे तो ये इमिशन करेंगे। इमिशन तो इसके नीचे वाले के पास क्या होगा? इसके नीचे वाले के पास प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन इस स्टेबिलिटी लाइन पर जितना न्यूट्रॉन प्रोटॉन होना चाहिए उससे इसके पास का प्रोटॉन ज्यादा है। तो इसको स्टेबल होने के लिए, मतलब यहाँ आने के लिए अब ये प्रोटॉन को लॉस करेगा। प्रोटॉन लॉस करते जिस वक्त यहाँ जाएगा तो अब वो रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसके ऊपर जो भी एलिमेंट हैं, न्यूक्लियाई हैं, वो उनके पास न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो अब ये क्या करेंगे? तो न्यूट्रॉन को कम करना होगा। न्यूट्रॉन अभी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे न्यूट्रॉन करने से ये बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज कैसे रिलीज होती है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो आपको ये मालूम है कि ये बीटा माइनस जो आपको पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूट्रॉन को कम करेगा, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कम होगा, और ऐसी तरह कम करते जब ये आ जाएगा तो स्टेबिलिटी को रीच कर लेगा। इसके बाद ध्यान देने की बात यह है कि लास्ट न्यूक्लियाई इसका जो है 83 है। इसी के बेस पर अगला टॉपिक हम लोग अल्फा बीटा और गामा डीके पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से।